So guys, in this video we are going to cover up synthesis part 2, complex sentences. So basically this video is divided into two parts. First is what and second is how. So in the first part, what is the complex sentence? This part we are going to study in a separate video also, but right now एक छोटा सा overview हम देख लेते हैं. What is a complex sentence? So a sentence that has an independent clause with other dependent clauses. यानी एक ऐसा सेंटेंस जहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होता ही है, बट उसके साथ साथ कुछ डिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं. दे कैन बी मोर देन वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? दीज सेंटेंसेस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस व्हेन यू हैव इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड यू हैव सम डिपेंडेंट क्लॉजेस. जब आपके पास कुछ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली वो क्लॉजेस होते हैं जिनकी मीनिंग कंप्लीट होती है, और जिनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है दे आर नोन एज डिपेंडेंट क्लॉजेस. ओके, नाउ टू मेक दिस थिंग एज सिंपल एज पॉसिबल, मैंने आपको जो तीन पार्ट्स हैं वो अभी नहीं बताए हुए बिकॉज ऑफ एग्जाम, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास में है. सो दैट्स व्हाई आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज मैं अभी नहीं बता रहा हूं. मैंने आपको सिंपल कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं और इन्हीं से आपका काम बन जाएगा. सो ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं इनके बारे में समझ लेते हैं. बेसिकली ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से ही रिलेटिव क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन से ही आपका रिलेटिव क्लॉज बनता है, बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ये किसी ना किसी चीज को रिलेट करने का काम करते हैं. सो एज आई हैव रिटन हियर, मैंने क्या बताया भाई, डिपेंडेंट क्लॉज जो होंगे वो रिलेटिव क्लॉज कहलाएंगे, और रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा स्टार्ट होते हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन से. तो जो रिलेटिव क्लॉज होगा वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट होगा. एंड रिलेटिव प्रोनाउन आपके ये हैं सारे के सारे. कुछ रह भी गए हैं बट मैंने जो मेन है वो मैंने यहाँ पे कवर अप किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल हु आपका जो के सेंस में यूज किया जाता है, और ये एक पर्सन के लिए होगा. पर्सन का मतलब क्या है कि भाई लिविंग होना चाहिए, एक ह्यूमन होना चाहिए. एंड फॉर नॉन लिविंग एंड एनिमल्स और नॉन लिविंग के लिए आपको जो की जो इंग्लिश लगानी होती है वो विच लगानी होती है. फॉर अ प्लेस यू विल यूज वेयर, फॉर रीजन यू विल यूज वाई, फॉर स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू यूज व्हाट, फॉर एनी टाइम you are going to use when, and for something that you have to explain how it is done. So manner of something you will explain from how. आप उसे explain करेंगे how के साथ. Now अब ये कुछ conjunctions मैंने लिखे हुए हैं adverb clause के, जिसमें टॉप पर हमारा because है, second one if, and the third one is so that. So इनमें से कुछ के examples हम देखने वाले हैं जिससे हम लोग को थोड़ा सा और overview मिल जाएगा, थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा how we are going to use these कीवर्ड्स. हम इन कीवर्ड्स कैसे यूज करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझेंगे. सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जांपल. मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल लेना है और मैं एग्जांपल लेता हूं शी हेल्प्ड अ बॉय. उसने एक बॉय की मदद करी. आपको एग्जाम में दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिन्हें आपको जोड़ना होता है. सो आई एम राइटिंग इट फर्दर. ही वॉज लेम. नाउ अब यहां पर बात आती है भाई कि उसने क्या किया, एक बंदे की मदद करी, एक लड़के की मदद करी, और लड़का कैसा था, लेम था. ठीक है. नाउ अगर मैं पूछूं कि भाई उसने किस बंदे की मदद करी, तो आप सिंपल सा बोल देंगे कि जो लेम था. अब मैंने यहां से बोला कि इसमें से आपको देखना है जो के लिए कौन सी मीनिंग यूज कर सकते हैं. आपने सिंपली बोल दिया कि सर जो के लिए तो हम विच भी यूज कर सकते हैं. तो मैंने कहा भाई नॉन लिविंग तो होगा नहीं लड़का, ना ही लड़का एनिमल होगा. हाँ, एनिमल वाली हरकतें हो सकती है लेकिन लड़का एनिमल नहीं होगा. ठीक है, वी आर बॉयज, वी आर नॉट एनिमल्स. नाउ हु इज यूज्ड फॉर पर्सन. सो अगर हमें रेफरेंस देना है देन हमें क्या करना होगा भाई, ये कौन है, ये इस लड़के की बात करी गई है. सो हमें एज एन आंसर की तरह हमें क्या लिख देना है, ही हेल्प्ड अ, माय गॉड व्हाट आई वाज गोइंग टू राइट, बॉय हु वाज लेम, राइट. सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरा पार्ट आता है वेयर वी आर गोइंग टू यूज दीज, कुछ का और भी देख लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेंटेंस एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है. कैन यू टेल मी द टाइम व्हेन विल ही अराइव. और ये क्वेश्चन ट्रस्ट मी बहुत बार पूछा गया है. सो यू शुड मेक अ स्टार, एक स्टार बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ये सेंटेंस आपका आ सकता है. एंड इट इज स्पेशली फॉर क्लास 12th.
ये क्लास 12th का ही चैप्टर है और भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कैन यू टेल मी द टाइम व्हेन विल ही अराइव। सो बेसिकली हमें एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना होता है, तो सिंपल सेंटेंस के बाद जो एक रिलेटिव क्लॉज होता है, रिलेटिव क्लॉज कभी इंट्रोगेटिव नहीं होता है, वो असर्टिव होता है। सो टू मेक दिस असर्टिव हमें क्या करना होगा, ये जो विल हेल्पिंग वर्ब है ये हमें क्या करनी होगी, सब्जेक्ट के बाद लिखनी होगी। बट बिफोर दैट what is it, it is time, and to represent time what we have, हमारे पास क्या होता है, this part, yes, to represent time we have when, so it does mean we are going to replace the time with when, हम इस the time को when के साथ replace करने वाले हैं। so our answer will be can you tell me, और when यहां पर भी दिया हुआ है तो आपको एक ही बार में यूज करना है, when then not will, we are going to write he, when he will arrive, क्योंकि भाई हमें टाइम पता करना है कि वो कब आएगा। सो बेसिकली मैंने टाइम पता करके बता दिया है। गेटिंग? सो आई होप इट वाज इजी एंड यू आर गेटिंग। मुझे आशा तो है कि भाई आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें जितनी ज्यादा सिंपल हो सके उतनी ज्यादा हो सके। नाउ Now I have written a sentence, एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, टेल मी द रीजन दे फॉट विद ईच अदर। टेल मी द रीजन दे फॉट विद ईच अदर। बेसिकली आपकी क्लासेस में कभी कभी हो जाता है कि भाई आपके दो यार हैं, दो दोस्त हैं और आपस में झगड़ा कर लिया, एक ने दूसरे को खींच के रख दिया गाल पे, उसका गाल लाल हो गया, तारारा हो गया उसके कान में। नाउ टेल मी द रीजन। सो ये जो रीजन वर्ड है बस यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन वर्ड का मतलब क्या हुआ, रीजन वर्ड का मतलब क्या हुआ भाई, कारण जानना ही है। सो टू नो अ रीजन, रीजन ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का रीजन अगर हमें देखना होता है तो रीजन के लिए हम क्या पूछते हैं, व्हाई, क्यों। क्यों वर्ड हमारे मन में आएगा। अब क्यों वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्यों वर्ड को व्हाई बोलते हैं। सो इट डज मीन हमें इस द रीजन को हटा देना है और इन प्लेस ऑफ द रीजन व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, व्हाट, यस वी आर गोइंग टू यूज व्हाई। टेल मी व्हाई दे फॉट विद ईच अदर। अब एक बार थोड़ा सा पीछे का भी रिवाइज कर लेते हैं। सर यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी तो बता दीजिए, आप इतना पढ़ाते जा रहे हैं, अगर हम भूल गए तो क्या होगा। तो भाई भूलेंगे कैसे, वॉलनट ब्रेन तो है नहीं आपके पास, ह्यूमन ब्रेन है। नाउ अगर मैंने ऐसे बोला शी हेल्प द बॉय, सो शी हेल्प द बॉय, उसने एक लड़की की मदद करी, ये सेंटेंस आपका खुद में कंप्लीट है। इट डज हैव अ कंप्लीट मीनिंग, इसके पास एक कंप्लीट मीनिंग है, इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग। नाउ द अदर पार्ट, हु वाज लेम, हु वाज लेम, नाउ देयर इज समथिंग मिसिंग, व्हाट, meaning of who, the explanation for who is in this sentence, who is boy, right? So that is the clear cut reason that this sentence needs this sentence to complete its meaning। इस sentence को अपनी meaning find out करने के लिए sentence का सहारा लेना पड़ता है। so this will be known as, इसे जाना जाएगा किस नाम से, डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से, राइट, आश्रित वाक्य। नाउ यहां पर क्या है भाई, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो टाइम, क्या तुम मुझे समय बता सकते हो, इट्स अ क्वेश्चन। और अगर देखा जाए भाई इतना सेंटेंस जो है ये अपने में कंप्लीट है, आपने पूछा, क्वेश्चन का आपको आंसर तुरंत नहीं मिलना है, क्वेश्चन आपने पूछा कैन यू टेल मी टाइम, आप गए रेस्टोरेंट में गए, आपने पूछा कैन यू टेल मी टाइम, क्या तुम मुझे टाइम बता सकते हो, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट है, इट डज हैव अ कंप्लीट मीनिंग, इसके पास एक कंप्लीट मीनिंग है। नाउ व्हेन विल ही अराइव, वो कब वापस आएगा, व्हेन विल ही अराइव, वो कब वापस आएगा, यहां पर सारा का सारा खेल होने वाला है। अब अगर आपने जोड़ा कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हेन ही विल अराइव, वह कब आएगा, तो ये जो कब वर्ड है, अब आप देख सकते हो कि भाई मैंने क्या बोला था, यहां पर मैंने क्लियरली लिखा था कि रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ ही जो है रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होता है। तो ये जितने भी वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपके रिलेटिव क्लॉजेस हो रहे हैं, राइट, ये आपके सारे के सारे रिलेटिव क्लॉजेस बन रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस पार्ट यू हैव अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आ गया है, बिकॉज नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस पार्ट, मैं अब इस पार्ट को स्टार्ट करने वाला हूं। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई हैव टू इरेज एंड यू नो हाउ मच टाइम आई विल टेक इन इरेजिंग। 3 days later. So guys, now we are going to have some examples of because if, so that, so to make this video shorter I have written these sentences already. Now
हमें मीनिंग्स को कंबाइन करके देखना है. हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? सो फॉर दिस यू शुड नो व्हाट is translation and how to translate the sentences. Now learn your lessons, you will get first rank. So how many of you are preparing for first rank? कितने लोग first rank के लिए prepare कर रहे हैं? I hope everyone is preparing. So I also wish that you will get first rank. Now learn your lessons, you will get first rank. यानी अगर आप अपने पार्ट पढ़िए और आप पहले डिवीजन पास कर लेंगे. So when you will learn your lesson. So there is a condition. If you will learn your lessons, if you learn, अगर आप अपने अपने पार्ट याद करते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे, आपकी फर्स्ट रैंक आएगी. इट डज मीन अगर आप पढ़ते हैं तभी आएगी. देयर इज अ कंडीशन. सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो है ये यूज होता है इफ. सो इफ के साथ आपको क्या लिखना है? इफ यू लिखना पड़ेगा. क्यों भाई? कौन याद करेगा? यू योर लेसन याद कर सकते हैं. सो इफ यू लर्न योर लेसन्स, if you learn your lessons, then comma और remaining sentence same as above, यानी ज्यों का त्यों, बिल्कुल वैसे ही लिख देना है. And one more thing, please don't write this in your exam. ये एग्जाम में आप ज्यों का त्यों में लिख के चले आना. That शुभम sir has told me, ज्यों का त्यों. Then आपको मार्क्स भी ज्यों का त्यों ही मिलेंगे. ऐसे वो बहुत ही अच्छे से 100 - 95 देगा. Then remaining portion यानी 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको. Got it? Now the second portion is he was ill, he did not eat biryani. Now your friend is very glutton, बहुत ही भूखड़ है भाई, आपका पेटू है, लेकिन उसने बिरयानी नहीं खाई. When you asked him why you haven't eaten, क्यों नहीं खाया है तुमने? So he told that he is ill. उसने बताया कि वो बीमार है. So he was ill, वो बीमार था, उसने क्या नहीं खाया? उसने बिरयानी नहीं खाई. अब किस वजह से बिरयानी नहीं खाई? क्योंकि वो बीमार था. So अगर मैं देखूं उसने बिरयानी नहीं खाई, he did not eat biryani. Why he did not eat? Because he was ill. क्योंकि वो बीमार था. Got it? Because he was ill. That's why he did not eat. इसीलिए उसने नहीं खाया. Now ये जो लास्ट सेंटेंस है, लास्ट वाले का एग्जाम्पल है. सो आपको थोड़ा सा ये भी समझना है कि भाई ये रीजन के लिए यूज होता है. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी रीड एडवर्ब टू, अगर आपने एडवर्ब टू पढ़ रखा है, देन दिस कैन बी इजी फॉर यू. ये आपके लिए आसान हो सकता है. हाउ? फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं वेरी मिलेगा और वेरी को आपको सो में कन्वर्ट कर देना है. देन इफ आपके सेकंड सेंटेंस में कैन नॉट लिखा हुआ है या कुड नॉट लिखा हुआ है, देन आपको सिंपली बीच में दैट का यूज कर लेना और ये आपका रिमूव टू फॉर्मेट में आ जाएगा. हाउ? देखते हैं भाई. और ये रीजन बताता है भाई. दे वर सो प्राउड, वो बहुत ज्यादा घमंडी थे. दैट कि वो क्या नहीं कर पाए? दे कुड नॉट आस्क फॉर हेल्प, कि वो मदद के लिए नहीं पूछ पाए. दे कुड नॉट आस्क फॉर हेल्प. सो अब यहाँ पे एक कोट मुझे याद आता है, हेल्प से रिलेटेड है. यू कांट गेट हेल्प अंटिल यू आस्क फॉर इट. आपको मदद तब तक नहीं मिल सकती है जब तक आप उस मदद के लिए पूछते नहीं हैं. क्योंकि मदद आपकी मौसी के द्वारा दिए हुए 10 रुपए नहीं है जो आपको बिना कहे मिल जाएंगे. मदद होती है. सो यू हैव टू आस्क फॉर इट. आपको उसके लिए पूछना पड़ता है. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. एंड इसे एक बार बिगिनिंग से हम स्टार्ट करेंगे. इन अनदर वीडियो एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें इसे डिटेल से स्टडी करने वाले हैं. सो गाइस, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आवर फर्स्ट पार्ट इज नाउन क्लॉज. एंड नाउन क्लॉज के बारे में इन डिटेल we are going to study in a separate video and that video will be uploaded very soon. वो वीडियो बहुत ही जल्द आपके अपलोड हो जाएगी. बट राइट नाउ फॉर एग्जाम पर्पज वी आर डूइंग इट वेरी शॉर्टली, बहुत ही छोटे तरीके से करते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग, दैट एंड व्हाट, ये जो दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये आपके नाउन क्लॉज में यूज होते हैं. नाउन क्लॉज, व्हाट इज अ नाउन क्लॉज? अब नाउन क्लॉज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. नेम क्या है? नाउन. सो इट डज मीन वो क्लॉज जो आपका फंक्शन करेगा एज अ नाउन, एक नाउन की तरह. एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाउन? नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं? इट कैन बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. वो किसी वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है. एंड द सेकंड पॉइंट इज कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, और वो किसी प्रीपोजिशन के लिए भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. राइट? सो ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में डिटेल्ड हम अदर वीडियो में पढ़ने वाले हैं. अभी के लिए हमें छोटा छोटा समझना है थोड़ा सा, ताकि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए हमारा. नाउ फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं. अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि भाई दैट की मीनिंग है की और व्हाट की मीनिंग है कि क्या.
सो बेसिकली अदर स्कूल्स में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। बेसिकली जो रूल के अकॉर्डिंग होता है हमें उसी प्लेस पर लगाना होता है, देन इसका नेम पड़ता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ नाउन क्लॉज। जहां पर नाउन क्लॉज की प्लेसमेंट होगी, जहां पर उसे आप चिपकाएंगे फेविकोल लगा के, वो जो होगा उसी का नाम रखा जाता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। नाउ अब हम पहला सेंटेंस देखते हैं भाई किस तरह से हम जोड़ने वाले हैं। नाउ शी इज नॉट अ गुड फ्रेंड, इट इज नोन टू ऑल। अब आपके क्लास में एक इंसान था, इंसान कह लो या तो गधा कह लो, ठीक है। आपने उसको बहुत समझाया दैट शी इज नॉट अ गुड फ्रेंड, वो आपकी अच्छी दोस्त नहीं है। इट इज नोन टू ऑल, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। डेली डेली वो लंच लाता था लड़का और वो लड़की उसका लंच खा जाती थी। सो हाउ शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम, वो किस तरीके से उसकी अच्छी दोस्त है। लेकिन भाई बाबू मोशा हमारे माने नहीं और इन्होंने दोस्ती कर ही ली। सो बेसिकली अगर मैं पूछूं इट इज नोन टू ऑल, ये जो इट है ये किस चीज का रेफरेंस है। ये इट जो है अभी सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है इसी का रेफरेंस दिया हुआ है कि कौन सी चीज हर कोई नहीं जानता, कि वो अच्छी दोस्त नहीं है, ठीक है। यानी हर कोई जानता है कि वो अच्छी दोस्त नहीं है, तो बेसिकली हम बोल क्या रहे हैं कि वो अच्छी दोस्त नहीं है। फॉर की हम क्या यूज करने वाले हैं, दैट शी इज नॉट अ गुड फ्रेंड, कि वो एक अच्छी दोस्त नहीं है। अब हमें इस इट की कोई जरूरत नहीं है, यही बात कौन जानता है, इट इज नोन टू ऑल, यही चीज हर कोई जानता है एक्सेप्ट यू दैट स्टूपिड। वो गधा जो है वो नहीं जानता, बट बाकी सब लोग ये जानते हैं। नाउ द सेकंड सेंटेंस इज गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह पे व्याप्त है। एवरीवन सेज इट, हर कोई ये कहता है। इज दैट क्लियर, यानी ईश्वर हर जगह पे है, हर कोई ये कहता है। अगर मैं आपसे पूछूं हर कोई क्या कहता है, देन आपका एक आंसर निकल कर आएगा कि ईश्वर सब जगह है, दैट गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। अगर मैं यहां पर देखूं ये जो इट लिखा हुआ है, तो एवरीवन सेज, हर कोई कहता है, ये बात तो आप सीधे बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, एवरीवन सेज। अब क्या कहता है, कि क्या कहता है कि गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है। गॉट इट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, अभी हम इनका नेम भी रखने वाले हैं राइट एट द एंडिंग, कि ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब है या ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब है या फिर ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन है। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज वेरी सिंपल वन, बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस कुछ की पॉइंट समझने हैं। यू शुड लिसन टू इट, यू शुड लिसन टू इट, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें इसे सुनना चाहिए। ही सेज समथिंग, वो कुछ कहता है, तो तुम्हें किस पर ध्यान देना चाहिए या सुनना चाहिए, इस पर। अभी जो इस पर आया हुआ है, किस चीज की बात करी जा रही है, ही सेज समथिंग, कुछ वो कहता है, तो तुम्हें किस चीज पर ध्यान देनी चाहिए, कि क्या वो कहता है या जो वो कहता है। तो एक वर्ड और भी लिख लेते हैं, जो। लेकिन ये जो है वो आपका किसी स्टेटमेंट के लिए यूज होगा। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपका एक वाक्य, एक सेंटेंस बोला हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, देन आप इसका यूज करने वाले हो। नाउ अगर मैं यहां देखूं, हेयर यू कैन सी द प्रीपोजिशन। बेसिकली ये जो व्हाट होता है ये आपका प्रीपोजिशन के बाद आता है, और ये जो इट है वो रेफरेंस है इस सेंटेंस का, दिस रेफरेंस, इस सेंटेंस का रेफरेंस है ये। नाउ अभी बनेगा क्या, यू शुड, आपको चाहिए, लिसन, सुनना, टू वॉट, टू वॉट यानी कि क्या या फिर जो, ही सेज, जो वो कहता है, कि क्या वो कहता है। ओके, अंडरस्टूड। आई थिंक इट वाज इजी, बहुत ही इजी था। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। एंड नाउ द फाइनल पार्ट, विच पार्ट इज विच पार्ट, कौन सा पार्ट है। नाउ फर्स्ट सेंटेंस अगर मैं यहां पर देखूं, यह आपकी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले आपका नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज स्टार्ट किससे होता है, दैट से स्टार्ट होता है या फिर व्हाट से स्टार्ट होता है। बेसिकली आपका एक वर्ब के पहले आया, देन दिस पार्ट विल बी नोन एज सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ये किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हेयर सेज इज योर मेन वर्ब, सेज आपकी मेन वर्ब है, एंड वर्ब के बाद जो नाउन क्लॉज आया हुआ है वो उस वर्ब के लिए किस चीज का वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। नाउ दिस टाइम
there is your preposition, it's your preposition, and after preposition your noun clause is used or placed. नाउन क्लॉज का जो यूज है या उसकी प्लेसमेंट जो है वो प्रीपोजिशन के बाद है। देन अब एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसका हो जाता है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन to a preposition. All set. This is it for today, guys. I hope you enjoyed this video, and if this video was helpful for you, so make sure you leave a comment. For more such videos, subscribe to our channel. Stay tuned for new videos. Till then, keep watching, keep learning. See you in the next video. Jai Hind.